हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सो अच्छे होंगे। और लास्ट क्लास में हमने रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विथ एग्जांपल्स बहुत अच्छे से किया था, कंप्लीट कर लिया था। 40 मिनट्स अराउंड की वो लेक्चर क्लास थी। ठीक है, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन करके टॉपिक आपके सिलेबस में कवर है। ऑल्दो अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की बात करूं जिसमें डेप्रिसिएशन कितना कवर है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताएगा कि डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, डेप्रिसिएबल वैल्यू किसे कहते हैं। इससे ज्यादा कुछ कवर नहीं किया गया है, बट क्योंकि सिलेबस में टॉपिक कवर है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, इसलिए मैं यहाँ पे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी आपको बताऊंगी और भी 2-3 चीजें मैं अपनी तरफ से कवर कराऊंगी ताकि अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन आपका फुल फ्लेज्ड कवर हो जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से डेप्रिसिएशन ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप सब ने, है ना, आप सब ने पढ़ा हुआ है, राइट ना। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ये टॉपिक ना पढ़ा हो। ठीक है, 11th 12th में कहो या ऐसे कहो, सबका पढ़ा हुआ टॉपिक है ये, है ना, राइट। तो हम आ गए हैं डेप्रिसिएशन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, वो क्वेश्चन ये आता है कि भाई डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक शब्द हमने ना बहुत कॉमनली पढ़ा था, है ना। एक शब्द जो था हमने बहुत कॉमनली पढ़ा हुआ था, वो पता क्या था? हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन इज वियर एंड टियर। क्या है? वियर एंड टियर, है ना। मतलब जो यूज करने की वजह से सामान के वैल्यू में गिरावट आती है, वो होता है डेप्रिसिएशन। ये हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, डेप्रिसिएशन कब लगाओगे? जब आपके पास असेट दो तरह हो सकता है ना। एक हो सकता है रेडी फॉर यूज, कि भैया असेट जो है वो रेडी फॉर यूज है, ठीक है, एक कंडीशन है। एक है अवेलेबल फॉर यूज। आप डेप्रिसिएशन कब लगाते हो? जब असेट आपके पास रेडी फॉर यूज होगी या जब असेट आपके पास अवेलेबल फॉर यूज होगी। ठीक है, आप डेप्रिसिएशन कब लगाना स्टार्ट करोगे? जब असेट रेडी फॉर यूज होगी या अवेलेबल फॉर यूज होगी। देखो, हम डेप्रिसिएशन हमेशा लगाते हैं रेडी फॉर यूज में। क्यों? मैं आपसे एक बात कर रही हूं, आप बढ़िया जाओ शोरूम में, एक मस्त रेसर बाइक जो होती है, रेसिंग बाइक जो होती है, खरीद के लाओ, लाखों की आप खरीद के लाओ, क्योंकि अब आप बाइक खरीद के लाए हो, पैसा डाले हो, महंगी है और आपको बहुत पसंद भी है, तो आपने क्या किया, आप उस बाइक को यूज नहीं करते। जब यूज करने की बारी आती है तो आप स्प्लेंडर निकालते हो, स्प्लेंडर से आते जाते हो और उस बाइक को रखे रहने देते हो, कुछ नहीं करते हो। 6 महीने तक वो बाइक एज इट इज आपके गैरेज में रखी रही। आप मुझे बताओ, 6 महीने बाद अगर आप उस बाइक को निकालोगे तो क्या वो बाइक एक किक पर या एक क्लिक पर, किक या क्लिक पर स्टार्ट हो जाएगी? क्या वो रखे रखे खराब नहीं होगी? होगी। यानी जो असेट्स होती है ना, वो रखे रखे भी खराब होती हैं। क्या होती है? रखे रखे भी खराब होती है, उसमें रखे रखे भी वियर एंड टियर होता है। एक लैपटॉप ले आओ अपने बढ़िया सा और बढ़िया पैक वैक करके अपने घर में रख देना कवर्ड में, उसको यूज करना कई समय बाद, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो क्या समय के साथ भी वैल्यू में क्या आता है? गिरावट आती है, चीजें खराब होती हैं। इसीलिए हम डेप्रिसिएशन कब से लगाना शुरू करते हैं? जब से हमारे पास असेट अवेलेबल फॉर यूज होती है, हम उस दिन से डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आई होप सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। ठीक है, एक तो हम कहते हैं डेप्रिसिएशन वियर एंड टियर के लिए, एक और है डेप्रिसिएशन क्यों लगता है भाई। डेप्रिसिएशन की एक और डेफिनेशन है, वो क्या है? डेप्रिसिएशन की जो एक और डेफिनेशन है वो है एलोकेशन ऑफ depreciable value over its यूजफुल लाइफ। भाई अगर आप अभी तक सिर्फ क्लास समझ रहे थे और नोट नहीं किया था तो प्लीज इस क्लास के नोट जरूर ले लेना। रीजन इज दैट क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए हैं मैंने वो सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए बनाए। ठीक है, तो इसमें जो मैं करवाने जा रही हूँ वो वहां नोट्स में कवर नहीं है। ठीक है, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अब बात आती है कि भाई डेप्रिसिएबल वैल्यू क्या है। डेप्रिसिएबल वैल्यू क्या है और इसे एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल वैल्यू क्यों बोला जाता है? ठीक है, हम दोनों चीज समझेंगे। पहले समझते हैं डेप्रिसिएबल वैल्यू क्या। डेप्रिसिएबल वैल्यू होती है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। क्या होती है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है,
अब कॉस्ट क्या है और रेजिडुअल वैल्यू? कॉस्ट तो बहुत सिंपल है, मान लो आप एक लैपटॉप खरीद के लाए थे 50,000 का, ठीक है, 50,000 का, और आज 3 साल एक लैपटॉप की लाइफ मानी जाती है, कंप्यूटर सिस्टम की लाइफ मानी जाती है, इनकम टैक्स भी 3 साल लेता है। 50,000 का आप लैपटॉप खरीद के लाए थे और आप ये मानते हो आज से 3 साल बाद ये जो लैपटॉप है ना वो 5,000 में बिक जाएगा। कितने बिकेगा? 5,000 में। ये जो लैपटॉप मैं लेके आया हूँ आज से 3 साल बाद 5,000 में बिक जाएगा। तो रेजिडुअल वैल्यू इज बेसिकली क्या है? अगर मैं लिखना चाहूँ तो रेजिडुअल वैल्यू क्या है? सेल वैल्यू। ये सेल वैल्यू ना कह के रियलाइजेबल वैल्यू लिखो। यहाँ पे क्या लिखोगे? रियलाइजेबल वैल्यू। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? हाँ, इसको क्या लिखोगे? रियलाइजेबल वैल्यू आफ्टर यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ के बाद जो उसकी यूजफुल लाइफ है उसके बाद, जैसे कि मैंने यहाँ बोला था ये जो लैपटॉप है इसकी जो लाइफ है वो कितनी है? 3 इयर्स है, राइट? 3 इयर्स इसकी लाइफ है और आज से 3 साल बाद ये खराब हो जाएगा। तो 3 साल बाद ये लैपटॉप अगर आप बेचोगे तो कितने का दे देगा? 5,000 रुपए दे देगा। तो ये क्या होगी? रेजिडुअल वैल्यू। अगर आप इसको घटाओगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 45,000 रुपीज। 45,000 रुपीज, ठीक है, 45,000। यानी कि इस 45,000 को आपको क्या करना है? 3 इयर्स में एलोकेट करना है। 3 इयर्स में एलोकेट करना है। अब 3 इयर्स में एलोकेट क्यों करना है? देखो एक बात बताओ, आप लैपटॉप लेके आए, लैपटॉप आपके बिजनेस में यूज हो रहा है, राइट? अब एक तरीके से देखा जाए तो बिजनेस का खर्चा है ना? एक तरीके से देखा जाए तो क्या है? बिजनेस का खर्चा ही तो है। लेकिन वो खर्चा क्या एक ही ईयर में यूटिलाइज हो जाएगा? क्या वो खर्चा एक ही ईयर में यूटिलाइज हो जाएगा? नहीं होगा, वो 3 साल लगेंगे ना उसको यूटिलाइज करने में। आप 3 साल तक उस असेट को यूज करोगे, इसलिए उस खर्चे को भी क्या करोगे? 3 साल तक एलोकेट करोगे। देखो एक एग्जाम्पल से समझो, एक एग्जाम्पल से समझना। मान लो एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, आप परचेज करके लाए मर्चेंडाइज ना, आप परचेज करके क्या लाए? मर्चेंडाइज लाए। मर्चेंडाइज क्या होता है? मर्चेंडाइज कुछ नहीं होता है, सीधी बात, आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए जो कि बना बनाया था और आप आगे उसको क्या कर दोगे? सेल कर दोगे, ठीक है? आप कोई गुड्स लेकर आए और आप उसे आगे सेल कर दोगे, वो मर्चेंडाइज गुड्स आप लेकर आए, ठीक है? अब ये जो आपका परचेज है ये कहाँ जाता है? ये आपके एक्सपेंस में जाता है ना। क्यों? क्योंकि भाई जिस साल आप लेकर आए उसी के साल आप उसको बेच देते हो, लेकर आते हो बेचते हो, लेके आते हो बेचते हो, सेम ईयर यूज हो जाता है। और जो कुछ बचा होता है वो आप असेट की तरह क्लोजिंग स्टॉक में दिखा देते हो, यही करते हो ना? परचेजेस आइटम में जो कुछ बचा होता है उसको आप असेट की तरह कुछ क्लोजिंग स्टॉक में दिखा देते हो, और जिनको बेच देते हो उसको एज ए एक्सपेंस दिखा देते हो। तो वो क्या हुआ? सेम ईयर में यूज हो गया, राइट? लेकिन आप जो कंप्यूटर लेकर आए हो, मतलब जो लैपटॉप लेकर आए हो, वो क्या आपका सेम ईयर में यूज हो जाएगा? नहीं। ये जो कंप्यूटर या लैपटॉप लेके आए हो वो आप यूज करोगे उसकी यूजफुल लाइफ तक। मैंने 3 इयर्स मानी, मान लो आपके बिजनेस में हैवी यूज नहीं है, कम यूज है, 5 इयर्स तक यूज हो सकता है, ठीक है? तो जो होगा वो क्या होगा? मतलब आप हर साल उसको थोड़ा 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 यूज करते रहोगे ना, 1 2 3 4 है ना, 5, अब उसको 5 साल तक थोड़ा थोड़ा यूज करते रहोगे। लेकिन यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में 3 लिया था, हम 3 ही से, तो आप मतलब ये 3 साल तक उसको थोड़ा थोड़ा यूज करते रहोगे। तो हम क्या करेंगे भाई, ये जो हमारा 45,000 का एक तरीके से खर्चा ही तो था, पैसा तो गया ना, एक तरीका क्या था? एक्सपेंस ही तो था। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको जो हमने 45,000 रुपए का कैपिटल एक्सपेंस किया था, क्या किया था? कैपिटल एक्सपेंस किया था, इसको हम 3 साल में एलोकेट करेंगे। क्या करेंगे? 3 साल में एलोकेट करेंगे। समझ में आ गया? आप कोई मशीनरी लेकर आए हो, वो मशीनरी आपको क्या करेगी? पहले साल प्रोडक्शन करके देगी, दूसरे साल देगी, तीसरे साल देगी, चौथे साल देगी, 5 साल देगी। अनदर एग्जांपल, लैपटॉप को छोड़ के, अगर लैपटॉप नहीं समझ में आ रहा हो, आप लैपटॉप छोड़ दो, आप कोई मशीनरी लेकर आए, राइट? अब वो जो आप मशीनरी लेके आए हो उससे आप 5 साल तक प्रोडक्शन करोगे, यानी आप मशीनरी को बिजनेस में कितने साल यूज करोगे? 5 साल यूज करोगे, तो उसकी कॉस्ट को भी 5 सालों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसलिए हम डेप्रिसिएशन को लगाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ भाई डेप्रिसिएशन कितना आएगा, तो 45,000 डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। यानी आप 15,000 ईच ईयर, 15,000 15,000 और 15,000 ईच ईयर किस में डालोगे? आप इसको ईच ईयर डाल दोगे पीएनएल में। डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है? पीएन, है ना? समझ में आ गया? देखो अब इसी की अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं, अकाउंटिंग देखना, ठीक है? हाँ, अकाउंटिंग देखना। आप क्या करे थे? आप पहली लैपटॉप परचेज करके लाए थे ना। जब आप असेट परचेज करके लाते हो
ठीक है ना, लैपटॉप परचेज करके लाए क्योंकि आप इसको यूज करने वाले थे ओवर द 3 इयर्स, तो ये क्या था आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर था क्योंकि भाई 3 साल तक यूज करोगे, 1 साल से ज्यादा बेनिफिट यूटिलाइज करोगे, तो आप क्या करोगे, आप इसको एक असेट की तरह रिकॉग्नाइज करोगे। तो आप एंट्री क्या डालोगे, आप एंट्री डालोगे लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी आपको लिखना है, अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब मान लो बैंक से आप खरीद के लाए, तो आपने असेट को खरीदा 50,000, तो आपने क्या लिखा, बीइंग असेट रिकॉर्डेड, आपने असेट रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, रिकॉर्ड कर ली ना। अब क्या है, अब इस असेट पे आप डेप्रिसिएशन क्या करोगे, चार्ज करोगे। तो डेप्रिसिएशन जब आप चार्ज करोगे तो एंट्री क्या डालोगे, आप एंट्री डालोगे डेप्रिसिएशन, यानी उत्ते से वैल्यू को कम करोगे, है ना। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप, आप उत्ते से असेट की वैल्यू को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। अब असेट की वैल्यू को कितने से कम करोगे, 15,000 एंड 15,000। ठीक है, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, एंड लास्ट क्या करोगे, लास्ट आप क्या करोगे, लास्ट ही डेप्रिसिएशन को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। क्या हो गया ये 15,000। समझ में आ गया, इजी इजी इजी, वेरी इजी। ठीक है, ये जो मेथड है ना, ये सिंपल मेथड है, इसको आप लिख लो मेथड 1 ना, ये मेथड 1 है डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने का, मेथड 1 सिंपल मेथड है। ठीक है, एक होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड। ठीक है, इसी के अपोजिट होता है एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड, वो हम थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक है, उसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। अगर मैं कहूं यहीं पर इसके अकाउंट्स बना लो, ठीक है, तो आप कौन सा अकाउंट बनाओगे, एक आप बनाओगे लैपटॉप अकाउंट, है ना, आप एक क्या बनाओगे, आप एक लैपटॉप अकाउंट बनाओगे। अब लैपटॉप अकाउंट बनाओगे तो उसमें क्या डालोगे, पहला पहले तो आप परचेज की एंट्री डालोगे, तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट, यहां लिखोगे टू बैंक, है ना, टू बैंक 50,000। अब क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप, लैपटॉप के अकाउंट को किससे क्रेडिट करना है, डेप्रिसिएशन से, तो यहां क्या लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन, कितने से, 15,000 से। ठीक है, ये ईयर 1 हो गया ना। इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टू, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस, है ना, यहाँ पे बाय बैलेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 50 में से 5 गए, 15 गए, 35,000, राइट, 35,000। ये ईयर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ईयर 1 में एक अकाउंट ये भी बनेगा, है ना, एक अकाउंट आपका किसका बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या रखोगे, अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, एक क्या बनाओगे, एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाओगे, एक किसका अकाउंट बनाओगे, डेप्रिसिएशन का। ठीक है, एक अकाउंट किसका बनाओगे, डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या लिखोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट किससे डेबिट होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा टू लैपटॉप, लिखा है ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप, कितने से, 15,000 से। और इसको कहां ट्रांसफर कर दोगे, पीएनएल में। डेप्रिसिएशन अकाउंट किससे क्रेडिट कर दोगे, पीएनएल से, बाय पीएनएल 15,000। ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, देखो नेक्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर आप इसको क्या लिखोगे, टू बैलेंस, कितना आ जाएगा, 35,000। और फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, बाय डेप्रिसिएशन इसको चार्ज कर दोगे, है ना, 15,000। और नेक्स्ट ईयर फिर आपका कितना बचेगा, फिर आपका बचेगा बाय बैलेंस कितना, 20,000। ठीक है, हो गया ना। इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर फिर क्या हो जाएगा, टू लैपटॉप 15,000 एंड बाय पीएनएल।
तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा। इतना तो आई थिंक सबको क्लियर है, ठीक है, इतना तो सबको क्लियर है। ये मेथड 1 है डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने का, बहुत सिंपल है। एसेट खरीद के लिए आपने एसेट को रिकॉर्ड कर लिया, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या जैसे भी आप लेगा, जो परचेज की एंट्री आपने डाल दी, बीइंग एसेट रिकॉर्डेड, बीइंग परचेज रिकॉर्डेड, कैसे भी, फिर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया और फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते, 3 एंट्री डलती है, ठीक, 3 एंट्री डलती है विद परचेज। ऐसे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ये 2 एंट्री है, ठीक है। अब मैं इसी की बात करती हूँ मेथड 2 की, ठीक है। मेथड 2 की क्या है, मेथड 2 देखो क्या है मेथड 2। बहुत आसान सा मेथड है, वो भी कोई बहुत भारी मेथड नहीं है, ठीक है। मेथड 2 सेम एग्जांपल लूंगी मैं। मेथड 2 इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड, ठीक है, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, फॉर डेप्रिसिएशन। अब बात आती है कि हम नॉर्मली भी तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर ही रहे थे, फिर हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड का अकाउंट खोलने की जरूरत क्यों पड़ी, वाई, हम ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड क्यों करते हैं, ठीक है ना। देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड इसलिए बनाते हैं ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड इसलिए क्रिएट करते हैं कि देखो आप क्या होता है, होता क्या है, आप परचेज करके कोई एसेट लेके आए, मान लो आपका एक ब्लॉक है मशीनरी का, ठीक है ना, एक ब्लॉक है मशीनरी का। आप क्या किया, आप मशीनरी लेकर आए, ठीक है, 10 लाख की मशीनरी लेकर आए। अब आगे भी आप क्या करोगे, आगे भी आप इसमें मशीनरी लेके आते रहोगे, ठीक है, और मशीनरी की सेल भी होती रहेगी, दोनों चीज होगी ना, मशीनरी की परचेज भी होगी, मशीनरी की सेल भी होगी, ठीक। होता क्या था, पहले वाले मेथड में क्या होता था, मशीनरी है, अब मान लो इसमें एडिशन हो गया 5 लाख का, और ठीक है 5 लाख का एडिशन हो गया, मशीनरी 10 लाख की थी, 5 लाख का एडिशन हो गया। इसी में आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन, मान लो 7 लाख का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, ठीक है, वैल्यू बची 8 लाख रुपए, ठीक, 8 लाख रुपए बची। अब आपको मशीनरी 8 लाख की दिख रही है, लेकिन आपकी समझ ही नहीं आ रहा कि 8 लाख कैसे आई है ना, क्लियर पिक्चर नहीं मिल रही है कि क्या एडिशन हुआ क्या सब्ट्रैक्शन हुआ। इसी के अगेंस्ट मैं अगर बोलूं कि भाई एक मशीनरी अकाउंट है, ठीक है ना, ऐसे लिखो इसको, ऐसे लिखो, मशीनरी लिखो 10 लाख की, ठीक है, इसमें आप एडिशन दिखाओ पूरा 5 लाख का, ठीक है 5 लाख का, और ये कितने हो गई, इसको दिखाओ 15 लाख की। तो आपको ये तो पता चलेगा कि आज तक मेरे पास मशीनरी कितने की, 15 लाख की। अब इसमें से आप माइनस करो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अब इसमें से आप माइनस करो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मान लो आज तक का जितना डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, मान लो आज तक इस पूरे एसेट पर डेप्रिसिएशन लग चुका है 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का, वैल्यू कितनी बची, 5 लाख रुपए, ठीक है। तो मुझे बहुत क्लियर कट पिक्चर मिल रही, भाई मशीनरी 10 लाख की थी मेरे पास स्टार्टिंग में, मैंने 5 लाख की और खरीदी थी तो 15 लाख की हो गई थी, तो मशीनरी में इतना अब तक आना जाना हो चुका है, ठीक है। और मैंने अभी तक उस डेप्रिसिएशन में 10 लाख का डेप्रिसिएशन लगा चुकी हूँ मैं पूरी मशीनरी पे, और इसलिए मेरी वैल्यू कितनी बची, 5 लाख। अब इसमें वैल्यू बची थी 8 लाख रुपए। अब लेकिन पता ही नहीं चल रहा था कि आज तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, ये वैल्यू जो घटी है सिर्फ डेप्रिसिएशन की वजह से घटी है या कोई बीच में सेलिंग भी हुई है। तो क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करने के लिए ना हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड खोलते हैं, ताकि मशीनरी में क्लियर देखें, हमारे पास स्टार्टिंग में इतनी मशीनरी आई थी, फिर हमने इतनी मशीनरी खरीदी थी, फिर हमने इतनी मशीनरी बेच दी थी, तो हमें मशीनरी का कैश फ्लो क्लियर कट समझ में आता है। इसमें सब मिक्स हो जाता है, इसमें कुछ समझ नहीं आता, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम होती है। तो जब हम इस मेथड से करते हैं तो हम जनरल एंट्री कैसे डालते हैं, हम जनरल एंट्री देखो, मान लो हमारा लैपटॉप का ही चलता था तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम परचेज की एंट्री डाल लेते हूँ, समझाने के लिए मैं डाल रही हूँ दोबारा से एंट्री, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू परचेज,
ठीक है, टू परचेज, सॉरी टू परचेज कर, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक। लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। आप कितने का खरीद के लाए थे? 50,000 का, 50,000 का। अब आप क्या करोगे? आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। क्या लिखोगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 एंड 15,000। और बाद में क्या करोगे? तीसरी एंट्री में पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, पीएनएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दोगे 50,000। अब जिसको अभी भी समझ में नहीं है, अब समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखो आप प्रेजेंटेशन कैसे करोगे। मेथड 1 की प्रेजेंटेशन बता रही हूँ और मेथड 2 की प्रेजेंटेशन बता रही हूँ। मेथड 1 में प्रेजेंटेशन और मेथड 2 में प्रेजेंटेशन। अकाउंट्स बनाना अभी बता देती हूँ। इसमें क्या लिखोगे? मेथड 1 में आप क्या लिखते? मेथड 1 में आप सीधा लिखते, लैपटॉप को आप सीधा दिखाते बैलेंस शीट में ना। बैलेंस शीट में आप क्या करते? आप लैपटॉप को सीधा दिखाते। कितने पे दिखाते? आप कहते भाई लैपटॉप मेरे पास बचा है 35,000 रुपए का। अब मुझे नहीं पता चल रहा कि लैपटॉप पे सिर्फ डेप्रिसिएशन लगा है कि लैपटॉप में कुछ सेल भी हो गई है, कुछ नहीं पता। लैपटॉप 35,000 का। मेथड 2 में क्या होगा? मेथड 2 में आप लिखोगे कि भाई लैपटॉप जो था वो था 50,000 का, ठीक है। इस पे अभी तक जो लग चुका है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लग चुका है। कितने का? 15,000 का। इसकी वजह से इसकी वैल्यू क्या है? 35,000 रुपए। यहां पे मुझे क्लियर कट पिक्चर मिल रही है, मुझे सही सही पता चल रहा है, ठीक है, कि आखिर हुआ क्या है। ये पिक्चर ये प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है, मेथड 1 प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए मेथड 2 को आज के समय में ज्यादा यूज किया जाता है। अब बात है कि भाई इसमें अकाउंट बनाना है, तो लैपटॉप अकाउंट बनेगा और आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, ठीक है। दो अकाउंट बनेंगे, बना लेते हैं। देखो, लैपटॉप अकाउंट और इधर बन जाएगा आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। ये क्या लिखोगे? टू बैंक, $50,000 लैपटॉप आया था, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या लिखोगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितने से? 15,000 से, ठीक है। और लैपटॉप अकाउंट तो भाई ऐसे ही लिख दोगे, लास्ट में क्या आ जाएगा? लास्ट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 50,000 का 50,000 ही रहेगा। हम इसमें डेप्रिसिएशन डालेंगे ही नहीं क्योंकि ये ऐसे ही रहेगा। टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। और इसको क्या करोगे? आप डाल दोगे पीएनएल में, बाय पीएनएल। कितने में डाल दोगे? देखो डेप्रिसिएशन का डाला ना, 15,000। ये फर्स्ट ईयर है, ये ईयर 1 है, ठीक है। अब ईयर 2 की बात करती हूँ मैं। ईयर 2 में क्या होगा? ये तो वैसे ही चला जाएगा, टू बैलेंस आ जाएगा क्या? 50,000, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां फिर क्या आ जाएगा? टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। कितने से? 15,000 से, और बाय पीएनएल 15,000 से। ये कहानी चलती रहेगी इसी तरह से, राइट। ये कहानी चलती रहेगी इसी तरीके से। इसमें एक अकाउंट और बनेगा, वो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। कैसे बनता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो भी देख लो, ठीक है। उसको बनाना भी कोई कठिन काम नहीं है, ठीक है। उसको बनाना भी कोई कठिन काम नहीं है। कैसे बनता है आओ देखते हैं। एक्यूमुलेटेड
डेप्रिसिएशन अकाउंट। कैसे बनता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट? कुछ नहीं होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, है ना। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट किससे क्रेडिट हो रहा है? बाय डेप्रिसिएशन से, तो 15,000, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा? टू बैलेंस 15,000, ठीक है। नेक्स्ट ईयर बाय बैलेंस फिर उतारोगे 15,000, है ना, ओपनिंग का उतारोगे 15,000 और बाय डेप्रिसिएशन फिर चार्ज कर दोगे 15,000, ठीक है। और इधर टू बैलेंस, इस तरीके से ये चलता रहेगा। 30,000, ठीक है, 30 है, समझ आ गया। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिशिएबल वैल्यू क्या होती है, मेथड्स क्या है, जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करते हैं, हमने कर लिया। अब हमारा जो टॉपिक है वो आता है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो, देयर आर नंबर ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ मेथड जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो मेथड है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैं सारे मेथड्स तो डिस्कस नहीं कर सकते, है ना। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या क्या मेथड है? तो देखो, एक सबसे कॉमन मेथड है, ठीक है ना, सबसे कॉमन मेथड है जिसको अपन बोलते हैं SLM मेथड, है ना। इसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको और बोला जाता है फिक्स्ड एलोकेशन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। एक और नाम क्या दिया जाता है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्यों बोला जाता है भाई? देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से इसलिए बोला जाता है क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम हर साल चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम हर साल चार्ज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, ठीक है। ये इसका ये होता है। एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे अभी जो मैंने ऊपर किया था ना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, वो इसी से किया था। एग्जाम्पल ले लो, मान लो मशीनरी की कॉस्ट जो है वो है 6 लाख रुपीस, ठीक है। इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो है 60,000 रुपीस, और इसकी जो यूजफुल लाइफ है ना, यूजफुल लाइफ है वो है 6 ईयर, ठीक है। अब आपको करना है तो कैसे करोगे? सिंपल है ना, 6 लाख माइनस 60,000 डिवाइड बाय 6 करो, कितना आएगा? 90,000 आएगा पर ईयर, ठीक है। 90,000 आएगा, 6 लाख में से 60,000 आएगा तो 5,40,000 और 6 9 जा 54 होता है, तो 90,000 आ जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों क्या आ गया? क्योंकि 6 ईयर तक ना, 6 ईयर तक 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना, 6 ईयर तक आप सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहोगे। क्या करते रहोगे? सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहोगे, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। एक दूसरा मेथड होता है, ठीक है, एक और मेथड है जिसको अपन बोलते हैं सेकंड मेथड, WDV, जिसको बोला जाता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। अब इसको ऐसा क्यों बोला जाता है, ठीक है, क्यों बोला जाता है मैं बताती हूँ। पहले तो क्यों बोला जाता है देखो, मैं मेथड ही बता देती हूँ, क्यों बोला जाता है वो भी बता देती हूँ। एग्जाम्पल देखो, ठीक है। रिटर्न डाउन का मतलब होता है जो वैल्यू बची उस पर डेप्रिसिएशन लगाना। रिटर्न डाउन का मतलब क्या है? जो वैल्यू बची उस पर डेप्रिसिएशन लगा देना, राइट। उसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड।
भाई जो भी वैल्यू बचेगी हम उस पर डेप्रिसिएशन लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि देखो, जैसे देखो मान लो आपकी जो कॉस्ट है वो 10 लाख रुपए है, इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो मान लो 1 लाख रुपए है। ठीक, इसकी जो रेट है, WDV में हमेशा रेट गिवन रहेगा आपको। ठीक है, जो रेट है वो 20% है। ठीक है, क्या है, 20% है। एक बात याद रखना, WDV मेथड में रेजिडुअल वैल्यू को कभी भी माइनस नहीं किया जाता। फिर से बोल रही हूं, WDV मेथड में कभी भी रेजिडुअल वैल्यू को माइनस नहीं करते। ठीक है, माइनस नहीं किया जाता। राइट, चलो तो अब निकालें। तो अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा तो क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे कॉस्ट, जो कि क्या है 10 लाख रुपए, इसमें माइनस करो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, कितना हो जाएगा 10 लाख का 20%, 10 लाख का 10% 1 लाख, 20% 2 लाख। ठीक है, सिंपल। ये क्या हुआ 2 लाख, है ना। तो कितनी वैल्यू बचेगी, वैल्यू बचेगी 8 लाख। ये जो 8 लाख बची ना, इसी को बोलते हैं WDV। अब इस WDV में ये ईयर 1 में लगाया था डेप्रिसिएशन, है ना। अब ईयर 2 में लगाओगे, ईयर 2 में जब डेप्रिसिएशन लगाओगे तो कैसे लगाओगे, तब भी लगाओगे 20% के रेट से। तो कितना लगाओगे 1,60,000। अब 1,60,000 को घटाओगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 8 में से एक गए 7, 7 लाख में से 6 गए 6,40,000। ठीक है, ये बचेगा WDV। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, ध्यान से देखना। रिटन डाउन वैल्यू, जो वैल्यू हमारी रिटन डाउन बच रही है ना, जो भी वैल्यू हमारी रिटन डाउन बची, जैसे कि इसमें 80,000 बची थी, हमने 80,000 पे डेप्रिसिएशन लगाया था। ठीक है ना, फिर 6,40,000 बची, तो अब थर्ड ईयर में जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हम किस वैल्यू पे लगाएंगे, 6,40,000 पे लगाएंगे। इसलिए इसे बोला जाता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, क्योंकि वैल्यू क्या होती है, डिमिनिश होती है, धीरे धीरे घटती रहती है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। ठीक है, इसका ये ही है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, कॉस्ट रेजिडुअल वैल्यू रेट दी रहेगी, रेट लेना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, लेकिन हमेशा याद रखना रिटन डाउन वैल्यू पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, रिटन डाउन वैल्यू पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है, और इस मेथड को ज्यादा यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है। क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है। अब ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड क्यों है, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इसलिए है क्योंकि ये माना जाता है कि जब भी कोई चीज नई नई होती है ना, जब भी कोई चीज नई नई होती है तो वो ज्यादा यूज होती है, ज्यादा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्क करती है, तो आप उससे ज्यादा काम ले सकते हो। ठीक है, तो हमें हाई डेप्रिसिएशन उसमें चार्ज करना चाहिए, इनिशियल स्टेज पे हमें हाई डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, क्योंकि जैसे मशीन पुरानी होती जाएगी उसकी इफेक्टिव एफिशिएंसी गिरती चली जाएगी, तो उसका जो हम प्रोडक्शन है या जो यूज है हम वो उस हिसाब से नहीं ले पाएंगे, है ना। तो हमें डेप्रिसिएशन कम चार्ज करना चाहिए। ये कहता है इनिशियल ईयर्स में डेप्रिसिएशन हाई चार्ज करना चाहिए। आप खुद ही देख लो, इनिशियल फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ वो कितना था, फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ वो 2 लाख था, और सेकंड ईयर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ वो 1,60,000 था। कम था कि नहीं था, था ना। इसलिए इनिशियल ईयर में हायर डेप्रिसिएशन को ये एडवोकेट करता है, और लास्ट ईयर में मिनिमम्स को, क्योंकि जब भी कोई चीज या कोई मशीनरी नहीं होती है तो हम उसको ज्यादा इफेक्टिवली यूज करते हैं, वो हमें ज्यादा अच्छा आउटपुट देती है। ये हो गया रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसके अलावा आई थिंक ये मोस्ट कॉमनली मेथड है, फिर भी कहो तो मैं आपको एक आध मेथड और बता देती हूँ, जैसे कि मशीन आवर मेथड। कई बार क्या होता है, जो असेट होती है ना, कोई भी असेट होती है, उसकी जो लाइफ होती है ना मशीन आवर्स में दी जाती है। वो ये कहते हैं कि मान लो जैसे कि मशीन है ना, एक मशीन लेकर आए, मशीन एक्स, इसका कहा गया भैया इसकी जो लाइफ है, ठीक है, मशीन एक्स मान लो आप लेकर आए 10 लाख रुपए की, कितने की लेकर आए, 10 लाख रुपए की मशीन लेकर आए। इसकी जो यूजफुल लाइफ थी ना, यूजफुल लाइफ, वो बोला गया भाई इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 20,000 मशीन आवर्स ही है। कितनी है, 20,000 मशीन आवर्स है। 20,000
मशीन आवर्स से ज्यादा ये नहीं चल सकती, 20,000 मशीन आवर्स से ज्यादा ये नहीं चल सकती। ठीक है, अब मान लो आपने ईयर 1 2 3 3 साल दिए हैं, 20,000 में से 8,000 आपने पहले ईयर में यूज कर लिए। ठीक है, दूसरे साल में आपके पास ज्यादा नहीं था तो 6,000 यूज कर लिए, और फिर नेक्स्ट ईयर फिर आपने 6,000 यूज कर लिए। ये आपको पैटर्न दिया हुआ है। ठीक है, ये पैटर्न आपको दिया हुआ है। ईयर 1 में आपने 8,000 यूज करे, सेकेंड ईयर में 6,000, थर्ड ईयर में 6,000। अब मुझे एक बात बताओ, 8 और 6 20,000, मतलब आपने टोटल 20,000 यूज कर लिया ना मशीनरी। डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है? एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल वैल्यू। जिस हिसाब से मशीन यूज हो रही है उसी हिसाब से हमें कॉस्ट को एलोकेट करना चाहिए। तो मशीन आवर मेथड में हम यही करते हैं। अगर मुझसे बोला जाए ईयर 1 का डेप्रिसिएशन निकालो, तो मैं क्या करूंगी? भैया वैल्यू कितनी थी? वैल्यू थी 10 लाख रुपए। ठीक है, टोटल लाइफ कितनी थी? 20,000 घंटे थी। अब इस 20,000 घंटे में ऑलरेडी कितने यूज हो गए? 8,000 तो हो ही गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में हम कितना डेप्रिसिएशन लगा लेंगे? 4 लाख रुपए। ठीक है, सिमिलरली ईयर 2 में, अगर ईयर 2 की मैं बात करूं तो उसमें कैसे करोगे? उसमें भी सेम करोगे। 10 लाख की मशीनरी थी, इस साल हमने कितना यूज किया? 6,000 घंटे यूज किया। 20,000 घंटों में से खत्म कर दो, 3 जीरो से 3 जीरो हटा दो, इस जीरो से ये जीरो हटा दो, 6 कितना आ गया भैया? 3 लाख यहाँ यूज हो गई। ऐसे ही थर्ड ईयर का निकालोगे। अगर इसका फॉर्मूला बनाने की बात कही जाए, ऑल दो इसके फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं, अगर करी जाए तो ये फॉर्मूला क्या होगा? तो क्या होगा फॉर्मूला? फॉर्मूला होगा कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय मशीन आवर्स यूज्ड अपॉन टोटल मशीन आवर, टोटल मशीन आवर्स, ये इसका फॉर्मूला होगा। बट मुझे लगता है कि आप अगर लॉजिक समझ के जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कंपैरेटिवली टू फॉर्मूला रट के जाने से। ठीक है, एक और मेथड आता है जिसको अपन बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन मेथड या प्रोडक्शन यूनिट मेथड। एग्जैक्टली मशीन आवर मेथड की तरह है। ठीक है, एग्जैक्टली किसकी तरह है? मशीन आवर मेथड की तरह है। फोर्थ, ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। इसमें क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है, इसमें मान लो आपको एक मशीनरी दी है। क्या दी है? मशीनरी। ठीक है, क्या दी है? मशीनरी दी है। ठीक है, मान लो एक मशीनरी है जिसकी कॉस्ट 15 लाख है, राइट। और ये कहा गया है कि भैया ये कितना प्रोडक्शन कर सकती है? ये जो प्रोडक्शन है ना, वो कर सकती है मात्र मान लो 5 लाख यूनिट का। ये ऐसी मशीन है जिसकी कीमत 15 लाख है और 5 लाख यूनिट से ज्यादा ये मशीन नहीं बना सकती। 5 लाख यूनिट मशीन जिस दिन बना देगी उस दिन ये टाटा बाय बाय बोल जाएगी। ठीक है, ये इसकी खासियत है। ठीक है भैया, मान गए। अब क्या हुआ? मान लो ईयर 1 2 3, मैं ज्यादा लंबा एग्जांपल है इसलिए। क्या हुआ? 5 लाख में से पहले साल में आपने बनाए 1 लाख यूनिट, दूसरे साल में डिमांड बहुत बढ़ गई, आपने बना दिए 3 लाख यूनिट, मान लो 2 लाख यूनिट बना दिए। ठीक है, कितने बना दिए? 2 लाख यूनिट। तीसरे साल डिमांड और बढ़ गई। ठीक है ना, तीसरे साल भी आपने बनाए 2 लाख यूनिट। ठीक है, ये बना दिए। पहले साल आपने बनाए 1 लाख यूनिट, दूसरे साल बनाए 2 लाख यूनिट और तीसरे साल बनाए 2 लाख यूनिट। गिव मी अ मिनट ना। ये है, पहले साल बनाए 1 लाख यूनिट, सेकेंड ईयर बनाए 2 लाख यूनिट और थर्ड ईयर भी बनाए आपने थर्ड ईयर भी आपने बनाए 2 लाख यूनिट। भाई सेम जैसे मशीन आवर मेथड है, प्रोपोर्शन मेथड लगा था ना, इससे भी वही प्रोपोर्शन मेथड लगेगा। ईयर 1 का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 15 लाख की मशीनरी थी, है ना, 15 लाख की मशीनरी थी, 1 लाख आपने बना लिए, कितने में से? 5 लाख में से। ठीक है, 0 से 0, 5 से 3 जा, कितना डेप्रिसिएशन लग गया?
3 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया। सिमिलरली सेकेंड ईयर में निकालोगे तो कैसे हो जाएगा सेकेंड ईयर का, वो भी ऐसे ही हो जाएगा 15 लाख इंटू 2 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, सॉल्व करके देख लो आंसर आ जाएगा 6 लाख। अगर इसमें भी लिखना है फॉर्मूला आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, है ना। लेकिन एक चीज याद रखना, कई बार क्यूमुलेटिव खैर वे में दे दिया जाता है। क्यूमुलेटिव वे में कैसे दिया जाता है, देखो क्यूमुलेटिव वे में अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया होता, ठीक है ना, अगर ये क्वेश्चन ऐसे दिया जाता अप टू ईयर 1, अप टू ईयर 1 बनाए 1 लाख यूनिट, ठीक है, अप टू ईयर 2 बनाया 3 लाख यूनिट और ईयर 3 बनाया 5 लाख यूनिट। तो कई बार ना इसमें गलती हम क्या करते हैं, ये क्यूमुलेटिव दिया हुआ है, मतलब ये कह रहे ईयर 1 में 1 लाख बनाया था तो ईयर 1 का डेप्रिसिएशन तो सही निकल आता है। ईयर 2 अप टू ईयर 2 यानी 2 साल तक आपने 3 लाख यूनिट बनाए हैं, 2 साल तक 3 लाख यूनिट बनाए, तो ईयर 2 में कितने यूनिट बनाए, ईयर 2 में तो 2 ही लाख बनाए ना, ठीक है। और ईयर 3 में कितना बनाया, ईयर 3 में भी तो 2 ही लाख बनाए क्योंकि 3 लाख तो 2 साल तक बन ही चुके थे। ये ध्यान रखना और ये निकाल लेना अगर कभी आ जाए तो, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्शन यूनिट मेथड। आई थिंक इतना आपके लिए काफी है, ठीक है। ये मेथड्स आपको समझना, एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अगर आएगा मेरे को लगता है तो स्ट्रेट लाइन मेथड आएगा या रिटन डाउन वैल्यू मेथड आएगा, या क्वेश्चन आ जाएगा राइट 2 मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, ऐसा आ जाएगा। तो आपको 2 मेथड एक्सप्लेन करने होंगे, तब भी आप एसएलएम और डब्ल्यूडीवी को करना क्योंकि दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट। इसी के साथ हमारा डेप्रिसिएशन कंप्लीट हुआ। हाँ एक दो चलिए जो हमारे 2 छोटे टॉपिक रह गए थे डेप्रिसिएशन से उसको हम कवर कर लेते हैं। वो टॉपिक क्या क्या है, पहला टॉपिक है चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या टॉपिक है, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के मेथड में चेंज करना, ठीक है। इसको ना हम एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। एग्जांपल से, जैसे कि मान लो एग्जांपल से क्या, एक मशीनरी थी, ठीक है, एक मशीनरी थी जो किसने की थी 5 लाख रुपीस की थी, ठीक। हम मान के चल रहे हैं इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू थी वो निल थी, यानी जब मशीन खराब हो गई ऐसे ठीक है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी रीसेल रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है, उसकी रेजिडुअल वैल्यू निल थी। मशीनरी 5 लाख की थी, इसकी जो यूजफुल लाइफ थी ना, यूजफुल लाइफ थी वो थी आपकी 10 ईयर्स फॉर एग्जांपल, ठीक। और हम डेप्रिसिएशन मेथड जो यूज कर रहे थे, डेप्रिसिएशन मेथड जो हम यूज कर रहे थे वो हम मेथड यूज कर रहे थे एसएलएम। कौन सा मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड हम यूज कर रहे थे, ठीक है। आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स हमने क्या किया, हमें लगा कि भाई ये जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हम यूज कर रहे हैं, हमें क्या लगा, ये जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को हम यूज कर रहे हैं ना, ये हमें चेंज कर देना चाहिए क्योंकि इक्वल डेप्रिसिएशन लग रहा है। बट ऐसा नहीं, हमारी मशीन अभी बहुत ज्यादा यूज हो रही है, ठीक है, हमारी मशीन जो है अभी उसके यूजेस बहुत हाई हैं, अभी इनिशियल ईयर्स में हो रहे हैं, तो 10 साल आते आते तक जो मशीन की कंडीशन बचेगी तो उस वक्त हमें लो डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए, ऐसा मैनेजमेंट ने देखा। तो आफ्टर 3 इयर्स इन्होंने क्या किया, डेप्रिसिएशन मेथड चेंज कर दिया, किसमें, मेथड चेंज्ड टू डब्ल्यूडीवी। कौन सा मेथड यूज करने लगे, इन्होंने कहा कि भाई अब हम जो मेथड यूज करेंगे वो करेंगे डब्ल्यूडीवी मेथड। इन्होंने डब्ल्यूडीवी मेथड से चालू कर दिया, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ होगा, फर्स्ट 3 इयर्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं फर्स्ट 3 इयर्स की बात करूं तो क्या हुआ होगा, ठीक है। फर्स्ट 3 इयर्स डेप्रिसिएशन किस मेथड से लगा होगा, एसएलएम मेथड से लगा होगा। कैसे लगा होगा, 5 लाख जो कि कॉस्ट थी, ठीक है, डिवाइड बाय रेजिडुअल वैल्यू तो हमने 0 मानी है, अपॉन 10। अगर आप निकालोगे तो हर साल का जो डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 50,000 आएगा, 50,000 पर ईयर। एसएलएम में तो इक्वल डेप्रिसिएशन लगता है ना हर साल, तो 3 साल का डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा,
डेप्रिसिएशन फॉर 3 इयर्स क्या हो जाएगा, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन फॉर 3 इयर्स क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है ना, ये हो जाएगा 50,000 इंटू 50,000 इंटू 3, क्या हो जाएगा 1.5 लाख, कितना हो जाएगा 1.5 लाख डेप्रिसिएशन हो जाएगा। चेंज करिए WDB में एट द रेट ऑफ मान लो 20%, आपने कहा हम 20% से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक। चलिए अब आप क्या करोगे, 3 साल तक आपने एसेट को डेप्रिसिएट कर लिया, जब आपने 3 साल तक एसेट को डेप्रिसिएट कर लिया तो अब आप उस एसेट की क्या निकालोगे, WDB। तो WDB आफ्टर 3 इयर्स क्या होगी ये हमें देखना है, ठीक है, WDB आफ्टर 3 इयर्स क्या होगी हमें ये देखना है। तो कैसे निकालोगे WDB, कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट कितनी है आपकी 5 लाख, उसमें से डेप्रिसिएशन आप कितना चार्ज कर चुके हो, डेप्रिसिएशन आपका चार्ज कर चुके हो 1.5 लाख रुपए का, कितने का 1.5 लाख का। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, WDB निकालो आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है, WDB निकालो आफ्टर 3 इयर्स, आ गया, ठीक है। तो आप निकालोगे WDB, ठीक है, निकालो WDB आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है। WDB आफ्टर 3 इयर्स, ये आफ्टर 3 इयर्स हमारी WDB क्या होगी 5 लाख माइनस 1,50,000, क्या हो जाएगा 3,50,000, ये आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ऑफ 4th ईयर का कैसे निकालोगे, डेप्रिसिएशन ऑफ 4th ईयर, डेप्रिसिएशन जो 4th ईयर का निकलेगा वो निकलेगा 3,50,000 का 20% निकालो, ये आपको आएगा 70,000 रुपीज। इस तरीके से हम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को चेंज करते हैं, ठीक है। आप डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज कर सकते हो, मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है चेंज करने का। ऑल्दो ऐसे सेपरेटली क्वेश्चन तो इससे बनकर नहीं आए हैं, बट हो सकता है किसी बड़े क्वेश्चन में आपको इस तरह की एडजस्टमेंट देखने को मिल जाए। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर मेथड डेप्रिसिएशन का चेंज हो तो आपको आना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। क्यों चेंज होगा, बस यही है कि हमें लगता है कि जो यूजेस हैं मशीनरी के वो इनिशियल ईयर्स में ज्यादा हैं, एंड ऑफ ईयर में जो मशीन के यूजेस हो जाएंगे वो कम हो जाएंगे, इसलिए हमें इनिशियल ईयर में डेप्रिसिएशन ज्यादा लगाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज कर देते हैं। इसी तरीके से एक और चीज होती है चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के साथ, वो होता है आपका सेकंड जो होता है वो होता है चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं ऊपर की एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, ऊपर का एग्जांपल लेती हूँ, एग्जांपल चेंज नहीं करते। ऊपर का एग्जांपल में क्या था, मशीनरी थी 5 लाख की, ठीक है, 5 लाख की मशीनरी थी, रेजिडुअल वैल्यू हम मान के चल रहे थे निल है, जीरो है। मैंने कहा था इसकी जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है वो कितनी है, यूजफुल लाइफ कितनी है 10 ईयर्स है। अब क्या हुआ, ये मशीनरी आपने पुट टू यूज करी, आप मशीनरी को यूज करते रहे, आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स आपने क्या किया, आपको लगता है कि मशीनरी जो है वो फर्दर यूज की जा सकती है फॉर 5 इयर्स ओनली। आफ्टर 2 इयर्स मैनेजमेंट डिसाइडेड, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, मैनेजमेंट डिसाइडेड दैट मशीनरी कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर 2 ईयर, फॉर फर्दर 5 इयर्स, अगले 5 साल तक और यूज की जा सकती है मशीनरी को, उसके बाद तो ये बेकार हो जाएगी। इनिशियली कंपनी ने माना था कि हम ये मशीनरी 10 साल यूज कर सकते हैं, उन्होंने मशीनरी को 2 साल यूज किया। मशीनरी को जब 2 साल यूज किया तो उनके बाद लगा कि नहीं, ये मशीनरी अगले 8 साल यूज नहीं की जा सकती, ज्यादा से ज्यादा अगले 5 साल ये मशीनरी और हमें इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। तो अब क्या करोगे, पहले फर्स्ट 3 इयर्स के 2 इयर्स का डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, तो डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला तो वही है, ठीक है ना,
डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला वही है। तो आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, क्या आएगा? 50,000 आएगा डेप्रिसिएशन, 50,000 आएगा, राइट। 2 ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो आपने डिसाइड कर लिया, अब आप आगे कैलकुलेट करोगे, राइट। करो कैलकुलेट। ठीक है, तो अब अगर आप इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा ना, 5 लाख, ठीक है, -0 डिवाइड बाय 10, क्योंकि इनिशियली तो आपने यही माना था। तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 50,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब डेप्रिसिएशन फॉर 2 ईयर की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा? डेप्रिसिएशन फॉर 2 ईयर्स, डेप्रिसिएशन फॉर 2 ईयर्स की अगर बात की जाए तो डेप्रिसिएशन 2 ईयर्स का हो जाएगा 50,000 इंटू 2 इक्वल 1 लाख। क्वेश्चन में ये लिखा है ना कि भाई 2 साल बाद मैनेजमेंट को ऐसा लगा कि अगले 5 साल ये मशीनरी काम कर सकती है, यही लगा ना मैनेजमेंट को, ठीक है। तो जब मैनेजमेंट को यही लगा तो हम आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? हम निकालेंगे WDV। हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे WDV। कैसे निकाली जाती है WDV? वो तो आप सबको आता है, हम यहाँ यही कर लेते हैं, ठीक है। आप क्या निकालोगे? आप निकालोगे WDV, ठीक है। WDV कैसे निकालोगे? 5 लाख माइनस करोगे, ठीक, ये आई डेप्रिसिएशन। अब आपने क्या कहा? आपने कहा आफ्टर 2 इयर्स आपको लगता है मशीनरी कितनी चलेगी? 5 लाख, 5 साल ही चलेगी। यहाँ पे आपने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज नहीं किया है, सिर्फ यूजफुल लाइफ चेंज की है। तो अगर मैं आपसे कहूँ 3rd ईयर का डेप्रिसिएशन निकालो, 3rd ईयर का डेप्रिसिएशन निकालो, तो कैसे निकालोगे? सिंपल है, 4 लाख डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा? 80,000 रुपीज, ठीक है। कितना हो जाएगा? 80,000 रुपीज। ये होता है चेंज इन एस्टिमेटेड यूज। अब बात आती है भाई हम यूजफुल लाइफ चेंज क्यों करते हैं, क्या कब? ठीक है, अभी अभी हमने देखा कि हम एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ भी डेप्रिसिएशन की चेंज कर सकते हैं, और हम कैसे उसके बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, राइट। लेकिन हम सिर्फ अपने मन में आया कि हमने एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ चेंज कर दी, ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पास कुछ 3 कारण होंगे, ये 3 कारण होंगे तभी हम यूजफुल लाइफ को चेंज कर सकते हैं। क्या है वो 3 कारण? देखो, रीजंस फॉर चेंजेस इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। क्या है वो 3 रीजन? देखो, पहला रीजन ये है कि कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया। क्या है पहला रीजन? भाई कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया, कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ गई कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी वो खराब हो गई, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, पहली बात। दूसरा रिक्वायर्ड बाय लॉ है। भैया लॉ ने कह दिया कि पर्टिकुलर असेट्स की लाइफ इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, ठीक है, रिक्वायर्ड बाय लॉ हो गया। तीसरा, बेटर प्रेजेंटेशन बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप जो चेंजेस कर रहे हो उससे फाइनेंशियल पोजीशन या परफॉर्मेंस की क्या होगी? बेटर प्रेजेंटेशन होगी। अगर ये 3 रीजन है तभी आप क्या कर सकते हो? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ अपनी बदल सकते हो, राइट। इसके बाद हमारा बस एक ही टॉपिक रह जाता है, और वो टॉपिक है कौन सा? डिस्क्लोजर। आओ हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या डिस्क्लोजर्स हमें करने हैं। ये रहे आपके डिस्क्लोजर्स, ठीक है। ये जो पहले ऊपर ये दिए हुए हैं, ये मतलब पहले ये जो हेडिंग में, ये वाली हेडिंग में दिए हुए हैं, ये सारे के सारे एक जनरल डिस्क्लोजर है। क्या है? जनरल डिस्क्लोजर। वो आपको देने ही देने, जैसे कि मेजरमेंट बेस, ठीक है, आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो या आप रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हो, ठीक है। फॉर डिटरमाइनिंग द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो? कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल, ये बताना है।
आपने कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड यूज किया हुआ है, एसएलएम यूज कर रहे हो, डब्ल्यूडीबी यूज कर रहे हो, या फिर प्रोडक्शन यूनिट मेथड है, या मशीन आवर मेथड है, या कोई और ही मेथड आप यूज करो तो वो आपको बताना है। यूजफुल लाइफ, क्या यूजफुल लाइफ ले रखी है आपने एसेट की, और द डेप्रिसिएशन रेट, क्या डेप्रिसिएशन रेट है, ठीक है। जैसे कि एसएलएम मेथड में लाइफ मैटर करती है, डब्ल्यूडीबी मेथड में रेट मैटर करते हैं, क्या है। इन केस ऑफ यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन रेट used are different from those specified in a statute governing the enterprise, it should make specific mention। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कंपनीज एक्ट की, तो कंपनीज एक्ट में लाइफ को डिटरमाइन कर रखा है कि भैया इस पर्टिकुलर एसेट की लाइफ है, या रेट को डिफाइन कर रखा है, ठीक है। इनकम टैक्स में भी ऐसे ही लाइफ और रेट डिफाइन है कहीं कहीं पर। तो जहां पे आपके रेट डिफाइन है या आपकी यूजफुल लाइफ डिफाइन है और आप उससे हटकर कोई चीज ले रहे हो, मतलब मान लो इनकम टैक्स ने ये कह रखा है कि जो आपकी कंप्यूटर है उसकी लाइफ 3 साल होगी, उसकी यूजफुल लाइफ 3 साल होगी, ठीक है, लेकिन आप उसकी लाइफ 5 साल ले रहे हो, तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो आपको उसको स्पेसिफिकली मेंशन करना है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो चुका है वो आपको बताना है, क्या इंपेयरमेंट लॉसेस हो चुके हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पीरियड, क्या बिगिनिंग में था क्या एंड में हुआ। रिकंसिलेशन करना है आपको, कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग, कि भैया मेरे पास कैरिंग अमाउंट बिगिनिंग में, मान लो मेरे पास बिगिनिंग में कितने का था, 1 लाख की एसेट थी, मैंने 5 लाख की और ली, जिसमें से मैंने 50 लाख की को बेच दिया, ठीक है, मैंने इस साल डेप्रिसिएशन मान लो 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन लगा दिया। इस तरह आपको सारी चीजें बतानी, ठीक है। सोइंग क्या एडिशन किया, क्या डिस्पोजल किया, इम्पेयर क्या हुआ, डेप्रिसिएशन लगा, एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से अगर आपने कोई एसेट को ऐड या लॉस किया तो वो भी, ये एक्सचेंज डिफरेंस क्या है आपको नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में समझ आ जाएगा। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक डिस्क्लोज है, ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक डिस्क्लोज है, इसमें आपको क्या क्या बताना है। एग्जिस्टेंस एंड अमाउंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन, आपके पास एसेट का टाइटल है, अगर टाइटल नहीं है तो क्या रेस्ट्रिक्शन है, क्या प्रॉपर्टी लोन में ले रखी थी तो प्रॉपर्टी पे चार्जेस वगैरह, तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। अमाउंट ऑफ एसेट रिटायर कर दिया है एक्टिव यूज से, या आपने डिस्पोजल के लिए रखा है वो आपको बताना है, या एक्सपेंडिचर आपने रिकॉग्नाइज किया, मान लो हमने कहा था आपने कोई रिपेयर कराई है, ठीक है, कोई एक्सपेंडिचर किया जिसको आपने कॉस्ट में रिकॉग्नाइज किया, तो ये सारी चीज आपको बतानी, ये डिस्क्लोजर है, आप इसको पढ़ लोगे समझ आ जाएगा, राइट। ये हो गया आपका, क्या हो गया, हाँ ये आपका हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट। चलिए तो हम खत्म करते हैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही। हाँ एक चीज, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कुछ क्वेश्चंस मैंने हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में दिए हैं, तो क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, देख लो भाई क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। अगर क्वेश्चंस की बात करूं, एक्सप्लेन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। एक्सप्लेन कॉस्ट इंक्लूडेबल इन फिक्स्ड कॉस्ट या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। थर्ड, सिग्निफिकेंस तो आप हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कर ही लो, सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। फोर्थ, डिस्क्लोजर, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन जो आप पे बन सकता है, एक्सप्लेन डेप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, भैया डेप्रिसिएशन क्या होता है वो बताओ, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ, ठीक है। हाँ सिक्स्थ, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं, ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चन बन सकते हैं।
मैं आपको बता दूं ये वाला जो क्वेश्चन है ऑलरेडी आया हुआ है, जिसमें मैंने पढ़ाया था कि आप परचेज कॉस्ट लेते हो, जिन टैक्सेस की आपको रिफंड नहीं मिलता या क्रेडिट नहीं मिलता उनको आप ऐड करते हो, बताया था। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट लेते हो, वो सारी चीजें। तो एक्सप्लेन द कॉस्ट इंक्लूडेड इन द फिक्स्ड कॉस्ट, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुका है। उसके अलावा मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। ये बहुत अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, थोड़ा बड़ा इसलिए हो गया, रीजन इज दैट क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन पहले दो सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करते थे, अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी नोट पे हम खत्म करते हैं अपना ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और मिलेंगे कल नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।